वेलकम टू द डे 4 ऑफ पाइथन 10 डेज कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई काम बार बार करना हो, हमें कोई काम रेपिटेशन में करना हो। ठीक है, हमें किसी वर्ड के लेटर्स को दिखाना हो स्क्रीन पे, या हमें किसी वर्ड को स्क्रीन पे मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले कराना हो। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई टास्क दिया जाए कि आप कोई भी वर्ड है, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड ले लेते हैं। इस हेलो वर्ल्ड की फ्रेज को आपने अपनी स्क्रीन पे 10 टाइम्स डिस्प्ले करना है। तो आप क्या करेंगे, आप 10 टाइम्स प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट लिखेंगे। ऐसा ही है ना, क्योंकि आपने अभी तक लूप्स नहीं पढ़े। लेकिन जब आप लूप्स पढ़ लेंगे तो फिर आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप 10 टाइम्स प्रिंट हेलो वर्ल्ड कोड में लिखें। 10 टाइम्स तो आप लिख लेंगे, वो तो आसान है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि आपको 100 टाइम्स लिखने हैं। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड की लाइन जो है ये आपने 100 टाइम्स डिस्प्ले करनी है अपनी स्क्रीन पे। तो तब आप क्या करेंगे, तब भी आप 100 टाइम्स वो कोड लिखेंगे अपनी कोड एडिटर में? नहीं, इसको आसान बनाने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि 1 to 100 नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करके दें, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप लिखने बैठ जाएंगे कि प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4 एंड सो ऑन अप टू 100? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसमें एरर के चांसेस भी बहुत होंगे, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा एक ही लाइन को रिपीट करते जाएंगे तो आपका टाइम भी लगेगा, आपसे गलती भी होगी। तो इसको आसान बनाने के लिए हम लूप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले लूप्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फॉर लूप, एक होती है व्हाइल लूप। आज के इस लेक्चर में हम फॉर लूप पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम व्हाइल लूप पढ़ेंगे। तो फॉर लूप को आप देख लें। फॉर लूप इज अ वे टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी आइटम इन अ लिस्ट और फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। एक लिस्ट फॉर एग्जांपल गिवन है, उसके हर एलिमेंट को हमने प्रिंट करना है। तो बजाय ये कि हम उस लिस्ट के जो एलिमेंट्स है उसमें से हर एक के लिए एक अलग प्रिंट स्टेटमेंट लेके, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। ये आपके पास एक लिस्ट है जिसमें लिखा है 1, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपके पास इसको करने के बहुत तरीके हैं। आप किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आप लिखेंगे प्रिंट 1, ठीक है, फिर आप लिखेंगे प्रिंट 2 एंड सो ऑन अप टू 5। तो ये मुश्किल हो जाएगा ना, इससे बचने के लिए हम लूप्स को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे फॉर लूप की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ फॉर लूप इज अ वे टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी आइटम इन अ लिस्ट। कैसे? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप उसको एक ही दे देंगे और उसको बताएंगे कि जो लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप हर उस आइटम के लिए रिपीट करते जाएं। ये आपको आगे समझ आ जाएगी जब हम एग्जांपल देखेंगे। और फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, या आप किसी लूप को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं, या किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, किसी कोड की लाइन को आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। कैसे? आपको आगे समझ आती जाएगी। वाई यूज अ फॉर लूप, इसको आप पढ़ लें। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये टाइम बचाता है, एरर इसमें कम आते हैं। सिंटैक्स ऑफ अ फॉर लूप को आप कैसे लिखते हैं? ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, 1 2 3 4। ये एक लिस्ट है। जब भी हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ जाए पाइथन में, तो फिर ये एक लिस्ट होती है। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर आप आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फॉर लूप का सिंटैक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। इस लाइन को हम फॉर क्लॉज भी बोलते हैं। प्रिंट वेरिएबल, ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस में, ये वेरिएबल, ये आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप x ले सकते हैं, आप y ले सकते हैं, आप z ले सकते हैं। ये जो वेरिएबल है ये इस सीक्वेंस में से वैल्यू लेता जाएगा। मतलब ये जब फर्स्ट टाइम फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस रन होगा तो लिस्ट में जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल को मिल जाएगी। जब वो वैल्यू इस वेरिएबल को मिल जाएगी तो यहाँ पे प्रोग्राम का कंट्रोल जब दाखिल होगा, कोड ब्लॉक के अंदर दाखिल होगा, तो यहाँ पे इसके लिए स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या वैल्यू है? जो कि सीक्वेंस की फर्स्ट एलिमेंट है वो वेरिएबल की वैल्यू है।
तो यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। इसी तरह जब ये दोबारा रन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से सीक्वेंस में जो सेकंड वैल्यू है वो इस वेरिएबल को मिल जाएगी। जैसे कि फर्स्ट टाइम इसको 1 वैल्यू मिलेगी, सेकंड टाइम जब ये रन होगा तो इसको 2 वैल्यू मिल जाएगी इस वेरिएबल को। तो फिर ये जब कोड ब्लॉक के अंदर आएगा तो यहाँ पे प्रिंट वेरिएबल, तो वेरिएबल में अभी मौजूदा कौन सी वैल्यू है, 2 है, तो यहाँ पे ये 2 को प्रिंट करके देगा और फर्स्ट टाइम इसने 1 प्रिंट किया होगा। और ये तब तक रिपीट होता जाएगा जब तक सीक्वेंस खत्म ना हो जाए, ठीक है। जब सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट पहुंच जाए, ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट ना हो, तो फिर ये फॉर क्लॉज जो है ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अभी तक ये ट्रू एवेल्युएट हो रही थी जब तक यहाँ पे सीक्वेंस में वैल्यूज थी। जैसे ही सीक्वेंस में वैल्यूज खत्म हो गई तो ये फॉल्स हो जाएगी और फिर ये कोड जो है ये रन नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद जो इस ब्लॉक से बाहर जो कोड लिखा होगा, ठीक है, जो कि इस यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो रन होगा। फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर इच आइटम इन सीक्वेंस, सीक्वेंस के हर आइटम के लिए, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो फॉर इच आइटम इन सीक्वेंस, तो इसका एक आइटम 1 है, एक आइटम इसका 2 है, एक आइटम 3 है, एक आइटम 4 है। तो फॉर इच आइटम इन सीक्वेंस ये लूप रिपीट होती जाएगी। कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, ये जो डायमंड शेप जहां भी आपको नजर आए फ्लो चार्ट में, तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिसीजन होता है कि लास्ट आइटम रीच हुआ है या नहीं। अगर लास्ट आइटम रीच्ड हुआ हो, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो आप एग्जिट कर दे फॉर लूप को। और अगर लास्ट आइटम रीच ना हुआ हो, मतलब ये कंडीशन लास्ट आइटम रीच्ड वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो फिर आप फॉर के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, कोड ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, उनको एग्जीक्यूट करें। वहां से दोबारा कंट्रोल कहाँ लेके जाएं आप, इस डिसीजन में ले जाएं, ठीक है। डिसीजन में यहाँ पे दूसरा आइटम उस वक्त तक आ चुका होगा। अब दूसरे आइटम को चेक किया जाएगा कि क्या लास्ट आइटम रीच हुआ है या नहीं। अगर तो लास्ट आइटम रीच हुआ है तो फिर ये ट्रू हो जाएगी ये कंडीशन और हमारा फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब फॉर लूप खत्म हो जाएगा, रेपिटेशन खत्म हो जाएगी। और अगर लास्ट आइटम हमारा रीच ना हुआ हो, ना पहुंचा हो, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और फॉर के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। इसी तरह ये लूप बार बार चलता जाएगा जब तक हमारे पास लास्ट आइटम रीच ना हो जाए। जैसे कि यहाँ पे लास्ट आइटम हमारे पास क्या है, 4 है। अब 4 के लिए ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तो पता नहीं चलेगा कि 4 लास्ट आइटम है या नहीं, लेकिन 4 के लिए ये फॉल्स में एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स में एवेल्युएट हो जाएगा। लास्ट आइटम रीच्ड में हमारे पास फॉल्स आ जाएगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद जब यहाँ पे दोबारा आएगा हमारा कंट्रोल, तो 4 के बाद आपको कोई एलिमेंट नजर आ रहा है, यहाँ पे 4 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू एवेल्युएट हो जाएगी। लास्ट आइटम रीच्ड ये ट्रू हो जाएगी, फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कोई एलिमेंट 4 के बाद है ही नहीं, तो ये ट्रू में एवेल्युएट हो जाएगी और हमारा फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पार्ट ऑफ कोड रन नहीं होगा बल्कि यहाँ से सीधा ये एग्जिट कर जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर दिस कीवर्ड टेल्स पाइथन यू आर स्टार्टिंग अ लूप, ठीक है। फॉर वर्ड को पाइथन जानता है कि जब भी फॉर का कीवर्ड मेरे पास आएगा तो इसका मतलब है कि एक लूप स्टार्ट होने वाली है। वेरिएबल का मैंने आपको बता दिया कि ये वेरिएबल जो है ये सीक्वेंस में से हर एक एलिमेंट को एक वक्त पे स्टोर कर रहा होता है। मतलब एक वक्त में इसके पास सीक्वेंस के एक ही एलिमेंट की वैल्यू होती है और इस वेरिएबल को फिर आगे हम अपने कोड ब्लॉक में यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि यूज करें, आगे कुछ ऐसी एग्जांपल्स आएंगी जिसमें हम इस वेरिएबल को अंदर यूज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इस एग्जांपल में हम वेरिएबल को अंदर यूज कर रहे थे। इन जो है ये एक पाइथन का कीवर्ड है और ये सीक्वेंस और वेरिएबल को आपस में कनेक्ट करता है। जिस तरह के इंग्लिश में हम बोलते हैं कि द कैट इज इन द बॉक्स, तो मतलब इन वो उसके रिलेशन को जाहिर कर रहा है ना, तो इसी तरह ये इन जो है या ये यहाँ पे वेरिएबल और सीक्वेंस के रिलेशन को जाहिर कर रहा है। सीक्वेंस
सीक्वेंस द कलेक्शन ऑफ आइटम्स यू वांट टू लूप थ्रू। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस एक लिस्ट भी हो सकती है, एक रेंज भी हो सकती है, रेंज का आपको आगे क्लियर करती हूँ, एक स्ट्रिंग भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रिंग जैसे कि पाइथन एक स्ट्रिंग है ना, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज है, तो हम पाइथन को भी आइट्रेट कर सकते हैं फॉर लूप के जरिए। कोड ब्लॉक द इंटेंडेड लाइंस ऑफ कोड अंडर द लूप। यहाँ पे इस बात को आप नोट करें, यहाँ पे जब आप ये कॉलन लगा लें तो इसके बाद आपका एडिटर खुद ही आपको ये इंडेंटेशन दे देगा। ठीक है, इंडेंटेशन का मतलब कि यहाँ पे आप शुरू में स्पेस छोड़ दें। लेकिन अगर आप कहीं पेज पे ये कोड लिख रहे हैं तो फिर आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप इस कोड को इंडेंट करें, स्पेस दें। अगर आप इसको स्पेस नहीं देंगे तो फिर ये आपको एरर देगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, यू वॉन्ट टू ग्रीट 3 फ्रेंड्स वन बाय वन, द फ्रेंड्स नेम्स आर इन द लिस्ट अली, बाबर एंड मोहम्मद। अब इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये कि आप अली के लिए भी एक अलग से प्रिंट स्टेटमेंट लिख लें, बाबर के लिए भी एक अलग से प्रिंट स्टेटमेंट लिख दें, मोहम्मद के लिए भी एक अलग से प्रिंट की स्टेटमेंट लिख दें। वो काम थोड़ा टेडियस हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि फॉर फ्रेंड, ठीक है, वेरिएबल को हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, फ्रेंड का नाम दे दिया इन, और यहाँ पे हमने वो सीक्वेंस दे दी, वो लिस्ट दे दी जिसके हर एलिमेंट को हम ग्रीट करना चाहते हैं। यहाँ पे ब्लॉक के अंदर हमने इसको एक स्टेटमेंट दी दी, प्रिंट हेलो फ्रेंड। ठीक है, मतलब हेलो प्रिंट करो पहले, उसके बाद फ्रेंड वेरिएबल ने जो वैल्यू यहाँ पे ली हुई है इस लिस्ट में से उसको प्रिंट करो। इसको हम रन करते हैं। रन करने से पहले मैं आपको ऐसी ड्राई रन इसका बताती हूँ कि ये कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि फ्रेंड जो है वो इस लिस्ट में से पहली वैल्यू लेगा। तो पहली वैल्यू क्या है इस लिस्ट में, अली है, वो फ्रेंड को मिल जाएगी, मिल गई। अब ये इस ब्लॉक के अंदर आएगा हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल, प्रिंट हेलो, हेलो तो ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद इस फ्रेंड में क्या वैल्यू पड़ी है, अली पड़ी है, तो ये पहली बार जब रन होगा तो ये स्क्रीन पे मेरे पास आएगा हेलो अली। अब दूसरी दफा दोबारा मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल इधर जाएगा, फॉर के पास जाएगा। ठीक है, दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि आया मेरे पास लास्ट एलिमेंट रीच तो नहीं हुआ, तो ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगी ये लाइन। फ्रेंड को क्या वैल्यू मिलेगी, बाबर, मतलब फ्रेंड को वैल्यू मिल गई है सीक्वेंस में से, तो इसका मतलब है कि लास्ट आइटम रीच नहीं हुआ। तो मेरा ये ब्लॉक दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, और इस बार जब एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट में आएगा हेलो बाबर, क्योंकि इस वक्त फ्रेंड के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो बाबर है। थर्ड टाइम ये दोबारा मेरे पास कंट्रोल इधर आएगा, फॉर लूप के पास आएगा, दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि आया लास्ट एलिमेंट रीच तो नहीं हुआ। इस दफा फ्रेंड को सीक्वेंस में से थर्ड वैल्यू मिलेगी जो कि मोहम्मद है। फ्रेंड में क्या वैल्यू पड़ी है, मोहम्मद, तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास लास्ट एलिमेंट रीच नहीं हुआ तो ये लाइन दोबारा से एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे मेरे पास आएगा हेलो मोहम्मद, क्योंकि फ्रेंड में वैल्यू मोहम्मद की पड़ी हुई है। अब दोबारा से प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर के पास आएगा, दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि लास्ट एलिमेंट रीच हुआ है या नहीं। तो अब जो है मोहम्मद तो असाइन हो चुका था इससे पहले फ्रेंड को, मोहम्मद के बाद तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो फ्रेंड को क्या असाइन होगा, कुछ असाइन नहीं होगा। अब कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है, कौन सी कंडीशन, कि लास्ट एलिमेंट इज रीच्ड। सो यस, लास्ट एलिमेंट इज रीच्ड, मतलब मोहम्मद के बाद हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं। तो अब ये क्लॉज जो है ये अब रन नहीं होगा और फॉर लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप इसका आउटपुट, हेलो अली, हेलो बाबर, हेलो मोहम्मद। तो फॉर लूप हमारे रेपिटेशन के काम को आसान बनाता है। हाउ इट वर्क्स को आप पढ़ ले, मैं आपको समझा चुकी हूँ ये सारा। यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल है हैंड्स ऑन एक्टिविटी में, लूपिंग थ्रू अ लिस्ट। स्नैक्स की एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें चिप्स है, कुकीज है, कैंडी है। मुझे ये तीनों चीजें पसंद है, तो मैं कहती हूँ कि आई लव चिप्स, आई लव कुकीज, आई लव कैंडी, और इसको मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहती हूँ। लेकिन मैं इन लाइंस को 3 दफा नहीं लिख सकती कि प्रिंट लिखूं आई लव चिप्स लिखूं, फिर प्रिंट लिखूं आई लव कुकीज लिखूं, और फिर प्रिंट लिखूं आई लव और स्नैक की जगह कैंडी लिखूं। तो इससे बचने के लिए मैंने फॉर लूप लगा दिया है।
फॉर लूप में मैंने एक वेरिएबल ले लिया है जिसे मैंने स्नेक कह दिया है और मेरे सीक्वेंस का नाम क्या है, स्नेक्स है। ठीक है, इस सीक्वेंस को, इस लिस्ट को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है और उस वेरिएबल का नाम क्या है, स्नेक्स है। तो यहाँ पे जब ये मेरे पास स्नेक्स आएगा, फॉर स्नेक इन स्नेक्स, तो इस स्नेक्स का मतलब यहाँ पे ये पूरी की पूरी लिस्ट उठ के यहाँ पे स्नेक्स की जगह आ रही है इंटरनली। ठीक है, हमने तो सिर्फ वेरिएबल लिखा है ना, इंटरनली क्या हो रहा है कि ये पूरी लिस्ट जो है ये यहाँ पे फॉर स्नेक इन दिस लिस्ट आ रही है। अब सबसे पहले जब ये रन होगा तो कंडीशन चेक होगी कि लास्ट एलिमेंट रीच हुआ है या नहीं। स्नेक जो है वो स्नेक्स में से पहला एलिमेंट लेगा, पहले एलिमेंट की वैल्यू इस स्नेक को मिलेगी तो वो चिप्स है, मतलब इस स्नेक में इस वक्त चिप्स स्टोर है, तो इसका मतलब है कि लास्ट एलिमेंट रीच नहीं हुआ, तो मेरे पास ये कोड जो है ये एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप के अंदर आएगा कंट्रोल और यहाँ पे प्रिंट आई लव स्नेक में जो वैल्यू है इस वक्त वो चिप्स है, तो वो आई लव चिप्स आ जाएगा। इसी तरह ये दूसरी दफा जाके कंडीशन को चेक करेगा कि लास्ट एलिमेंट रीच तो नहीं हुआ। स्नेक को इस बार कुकीज की वैल्यू मिल रही होगी, तो इसका मतलब है कि लास्ट एलिमेंट रीच नहीं हुआ क्योंकि हमारे वेरिएबल को सीक्वेंस में से वैल्यू मिल रही है। तो ये दोबारा से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। सेम फॉर द कैंडी, कैंडी के बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि आया लास्ट एलिमेंट रीच हुआ है या नहीं। तो कैंडी की वक्त पे हमारे पास स्नेक में क्या स्टोर हुआ होगा, कैंडी स्टोर हुआ होगा। उसके बाद कैंडी प्रिंट भी हो जाएगा आई लव कैंडी। जब दोबारा से आएगा तो फिर चेक होगा कि फॉर स्नेक इन स्नेक्स, इस दफा स्नेक को कोई नई वैल्यू नहीं मिलेगी, वही इसमें कैंडी पड़ी रहेगी। तो इसका मतलब है कि हमारा सीक्वेंस जो है वो खत्म हो चुका है, हमारे सीक्वेंस में मजीद एलिमेंट्स नहीं है। तो हमारे लास्ट एलिमेंट रीच्ड वाली कंडीशन ट्रू में एवेल्युएट हो जाएगी, मतलब कि वो ट्रू हो जाएगी। और जब वो ट्रू हो जाए तो हमारा ये फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, इसको हम अब आउटपुट करते हैं इसका कि क्या आता है। देखिए, आई लव चिप्स, आई लव कुकीज एंड आई लव कैंडी। लूपिंग थ्रू अ रेंज ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि 1 to 5 नंबर्स को प्रिंट करें, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ये तो बहुत आसान काम है। आप लिखेंगे प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4 एंड प्रिंट 5, हो जाएगा, बहुत आसान लग रहा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोले कि आपने 1000 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो फिर क्या आप 1000 बार प्रिंट की स्टेटमेंट लिखेंगे, नहीं। तो फॉर लूप के जरिए हम इसको करेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन आ जाता है हमारे पास रेंज। ठीक है, रेंज क्या करता है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग वैल्यू इसको दी होती है, ये 1 जो है ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, 6 जो है ये इसकी एंडिंग वैल्यू है, ये इसकी अपर लिमिट है, ये इसकी लोअर लिमिट है। अब जब भी हमारे पास प्रिंट होके आएंगे नंबर्स, तो वो हमारे पास 5 तक आएंगे, 6 तक नहीं आएंगे। मतलब इसको अगर हम n बोल दें, 6 को हम n बोल दें, तो हमेशा हमारे पास नंबर्स n-1 प्रिंट होके आएंगे। मतलब कि जो अपर लिमिट है उससे एक नंबर कम प्रिंट होके आएगा। जैसे 6 है यहाँ पे, तो ये हमारे पास 5 तक चलेगी, मतलब 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट होंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 10 होता तो 1 से 9 तक प्रिंट होते, अगर 11 होता तो 1 से 10 तक प्रिंट होते। अब ये रेंज फंक्शन काम कैसे करता है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देती हूँ। ये जो रेंज 1 to 6 लिखा हुआ है ना, 1,6, ये असल में ये चीज है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर नंबर इन रेंज जो है ये किस चीज में एवेल्युएट हो रहा है, इस लिस्ट में एवेल्युएट हो रहा है। तो फॉर नंबर इन दिस सीक्वेंस, सबसे पहले नंबर को क्या वैल्यू मिलेगी, सीक्वेंस की फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है, 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो प्रिंट नंबर, यहाँ पे नंबर में 1 वैल्यू है तो हमारे पास स्क्रीन पे 1 आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह दोबारा से ये जब चलेगी लूप, तो दोबारा से ये चेक होगा, पहले कंडीशन चेक होगी कि लास्ट एलिमेंट तो रीच नहीं हुआ, तो ये 5 तक इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, हमेशा जो है ये, इसका आप आउटपुट भी देख लें तो ये हमें 1 से 5 तक देगा, 6 हमें प्रिंट करके नहीं देगा। लूपिंग थ्रू लेटर्स इन अ वर्ड। एक वर्ड है हमारे पास पाइथन, ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि इस पाइथन का हर अल्फाबेट, हर लेटर स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाए। तो हम इसके लिए एक लूप लगा रहे हैं
वेरिएबल को हम नाम दे रहे हैं लेटर इन वर्ड, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। वर्ड हमारे पास, वर्ड में क्या स्टोर है, पाइथन, और पाइथन एक सीक्वेंस है, कौन सी टाइप है इसकी, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो यहाँ पे हम प्रिंट लेटर कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को लिख रहे हैं कि मतलब लेटर जो वर्ड से वैल्यू लेता जाएगा उसको आप यहाँ पे प्रिंट करते जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वर्ड जो है इसकी जगह पाइथन आ जाएगा, ठीक है। इंटरनली यहाँ पे पाइथन होगा। तो लेटर सबसे पहले क्या वैल्यू लेगा इस पाइथन से या इस वर्ड से, पी लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी प्रिंट होके आ जाएगा। सेकेंड टाइम जब रन होगा और वो कंडीशन भी चेक होती जाएगी कि लास्ट एलिमेंट रीच हुआ है या नहीं, तो ये y ले लेगा सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम t एंड सो ऑन, और स्क्रीन पे हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा PYTHON। पाइथन के सारे लेटर्स हमारे पास अलग अलग प्रिंट होके आ जाएंगे। ऊपर वेयर टू यूज फॉर लूप और वाई टू यूज फॉर लूप का एक पॉइंट था, ये देखें, वाई यूज अ फॉर लूप। इसमें लिखा था कि टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक जनरेटिंग पैटर्न्स, प्रिंटिंग टेबल्स और मैनेजिंग टास्क। तो इसमें ये प्रिंटिंग टेबल्स का जो काम है, अब हम ये करने लगे हैं कि फॉर लूप को यूज करते हुए हम एक टेबल को कैसे जनरेट करते हैं। टेबल से मेरी मुराद वही मैथ्स वाली टेबल है, 2 की टेबल, 3 की टेबल, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे कि एक मल्टीप्लिकेशन टेबल को हम फॉर लूप को यूज करते हुए कैसे जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको आपकी टीचर ने बोल दिया कि आप 8 का टेबल लिखें, अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएं। तो फिर आपने अगर लूप्स ना पढ़ी हो, आपको लूप्स की समझ ना हो, तो आप 10 टाइम्स सेम स्टेटमेंट को बार बार लिखते जाएंगे, ठीक है। 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24 एंड सो ऑन अप टू जहां तक आपकी टीचर ने आपसे मांगा हो। तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लूप्स की समझ हो तो फिर आप क्या करेंगे, आप लूप्स को यूज करके 3-4 लाइंस लिख के अपना पूरा टेबल प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि आप किस चीज का टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हम एक स्टेटमेंट को, प्रिंट एफ स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये एक नई चीज आ गई है, बैकवर्ड स्लैश और एन। इसका मतलब ये है कि जब ये मतलब प्रिंट होके आ जाए मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर, यहाँ पे यूजर ने जो इनपुट दिया होगा नंबर में, फॉर एग्जांपल यूजर ने लिखा है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 5 और नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल चला जाएगा, ठीक है। मतलब इसके बाद एक खाली लाइन, एक ब्लैंक लाइन प्रिंट होके आ जाएगी। अब यहाँ पे हम फॉर लूप लगा रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 1,11 प्रिंट। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नंबर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल यूजर ने अगर 5 इंटर किया हो, तो ये जितनी बार ये रन होगी, ये फॉर लूप जितनी बार रन होगी, हर बार यहाँ पे 5 ही आता जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से लेता जाएगा, इधर से लेता जाएगा, तो यहाँ पे हर बार 5 आता जाएगा। मल्टीप्लाई बाय आई, ये आई जो है ये अपनी वैल्यू यहाँ पे रेंज के रिजल्ट में जो लिस्ट बनेगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगी, तो ये वहां से अपनी वैल्यू लेता जाएगा। जैसे कि इसकी लिस्ट क्या बनेगी, 1 से लेके 10 तक नंबर्स की एक लिस्ट बन जाएगी इस रेंज के रिजल्ट में इंटरनली। तो सबसे पहले आई को वैल्यू मिलेगी 1, उसके बाद आई की को वैल्यू मिलेगी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 अप टू 10। तो यहाँ पे हर बार जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। पहले इसकी वैल्यू 1 होगी, जब दोबारा यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल आएगा फॉर के पास तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी एंड सो ऑन अप टू 10। फिर हमारे पास एक इक्वल डाल दिया। आप एफ स्टेटमेंट के अंदर हम वेरिएबल्स को सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, इसके बाहर जो भी होता है वो हमारे पास स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट होके आता है। जैसे ये मल्टीप्लाई का साइन एक्स लगाया हुआ है हमने यहाँ पे असल में, तो ये जो है ये हमारे पास स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट होके आएगा। इक्वल भी हमारे पास एज इट इज प्रिंट होके आएगा। नंबर अपनी वैल्यू यहाँ से लेगा, आई अपनी वैल्यू इस रेंज में से लेता जाएगा। यहाँ पे नंबर को आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उससे जो रिजल्ट आएगा इन दोनों से वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। नंबर क्या है 5 और आई फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट टाइम 1 है, तो 5 ones are 5। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से प्रिंट होके आएगा। और फर्स्ट टाइम जब ये लूप रन होगी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 5, यहाँ पे इसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा।
इसी तरह सेकंड टाइम जब ये रन होगी तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 10। 5 मल्टीप्लाई 2 से रिजल्ट क्या आता है? 10 आता है। ये मल्टीप्लाई जो है ये पाइथन को बताता है कि ये दो चीजें जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इन दो वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट भी इधर ही आएगा। इसका आप देख लें कि ये रेंज जो है ये इंटरनली किस चीज में एवेल्युएट होगा, ये हमारे पास एक लिस्ट में एवेल्युएट हो जाएगा जिसमें 1 से लेके 10 तक वैल्यूज होंगी, ठीक है, इस तरह से कुछ। तो सबसे पहले जब ये रन होगा, सबसे पहले कंडीशन क्या चेक होगी कि लास्ट एलिमेंट तो रीच नहीं हुआ, तो सबसे पहले आई को 1 की वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब है कि लास्ट एलिमेंट रीच नहीं हुआ, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। दोबारा से वो कंडीशन चेक होगी कि लास्ट एलिमेंट तो रीच नहीं हुआ, और ये 10 तक ये कहानी चलती जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मेरे पास टेबल जो है वो 20 तक प्रिंट हो गया है, तो फिर मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे रेंज में मैं लास्ट एलिमेंट इसको 21 दे दूंगी। 21 क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो ये एग्जीक्यूट होगा जब ये, तो ये हमेशा अपर लिमिट -1 तक एग्जीक्यूट होगा। 21 - 1 20 तक ये मेरे पास कोड चलेगा। अब आप इसको रन करके देखें, पहले हम इसको 11 तक ही चलाते हैं, मतलब कि 11 इसकी अपर रेंज रखते हैं, तो ये 10 तक चलेगा। इसको इंटर अ नंबर टू प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल, फॉर एग्जांपल मैं 5 दे रही हूँ, तो ये मेरे पास इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल आप देखें प्रिंट होके आ चुका है। अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 10 तक नहीं जाना, मुझे 20 तक, 20 लास्ट लाइन चाहिए अपनी, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 20 चाहिए मुझे लास्ट लाइन, तो मैं यहाँ पे 21 लिख लेती हूँ। इसको मैं क्लियर आउटपुट कर देती हूँ, दोबारा से मैं इसको रन करती हूँ, 5 दे देती हूँ मैं। अब आप देखें 520 तक ये मेरे पास रन हो गया है, 520 इक्वल्स 100, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी टेबल आप प्रिंट करा सकते हैं। मैंने 5 का प्रिंट किया, आप यहाँ पे इसको जो भी इनपुट देंगे, यहाँ पे आप 9 दे दे, आप 900 दे दे, आप कुछ भी दे दे, ये आपको आउटपुट देगा और बिल्कुल सही देगा। लास्ट में एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। हमें एक लिस्ट दी गई है जिसमें आइटम्स की प्राइसेस हैं जो कि हमने खरीदी हैं। 5 आइटम्स हमने खरीदे हैं। हमसे ये मांगा गया है कि फॉर लूप को यूज करते हुए टोटल कॉस्ट को आप कैलकुलेट करें। तो हम कैसे करेंगे इसको? हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है, उसको हम 0 ले रहे हैं फिलहाल, कि मतलब हमारे पास फिलहाल टोटल कॉस्ट में 0 पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग फॉर लूप लगा रहे हैं फॉर प्राइस इन आइटम प्राइसेस। आइटम प्राइसेस में इंटरनली क्या होगा, ये लिस्ट होगी। अब यहाँ पे पहली बार जब ये रन होगा तो प्राइस को क्या वैल्यू मिल रही होगी, 15.99, ये वैल्यू प्राइस को फर्स्ट टाइम मिल रही होगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं फॉर लूप के अंदर कि टोटल कॉस्ट प्लस इक्वल्स प्राइस। इस स्टेटमेंट का असल मतलब मैं इधर लिख रही हूँ, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टोटल कॉस्ट प्लस प्राइस। इन दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट हमारे पास फिलहाल क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0 इक्वल्स 0 प्लस प्राइस, टोटल कॉस्ट 0 ही है ना, तो 0 प्लस प्राइस, प्राइस में सबसे पहले क्या वैल्यू आई होगी मेरे पास, 15.99, तो 0 प्लस 15.99 से क्या आएगा, 15.99, और वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, टोटल कॉस्ट में स्टोर हो जाएगी। तो अब टोटल कॉस्ट मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये 0 नहीं रहा बल्कि ये मेरे पास 15.99 हो गया है, ठीक है। सेकेंड टाइम जब ये लूप रन होगी और कंडीशन चेक करेगी कि लास्ट आइटम रीच तो नहीं हुआ, वो चूंकि रीच नहीं हुआ क्योंकि प्राइस की वैल्यू इस दफा 23.50 होगी, तो ये स्टेटमेंट दोबारा से एग्जीक्यूट होगी। कैसे एग्जीक्यूट होगी कि टोटल कॉस्ट में अब क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, 15.99, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 15.99 आ जाएगा, प्लस प्राइस क्या है मेरे पास, प्राइस में इस वक्त क्या वैल्यू पड़ी है, 23.50, तो 15.99 प्लस 23.50, इससे जो वैल्यू आएगी वो टोटल कॉस्ट को असाइन हो जाएगी। तो अब टोटल कॉस्ट की वैल्यू 15.99 नहीं रही बल्कि इन दोनों के एडिशन से जो आंसर आया है वो हमारे पास टोटल कॉस्ट में स्टोर हो रहा है। इसी तरह जब थर्ड टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होगी तो तब मेरे पास प्राइस की वैल्यू है 9.99 और
टोटल कॉस्ट में यहाँ पे जो नई वैल्यू आई होगी 23.50 15.99 के एडिशन से, उसमें 9.99 प्लस हो जाएगा। जैसे टोटल कॉस्ट में वो वैल्यू स्टोर होगी और प्राइस में इस वक्त मेरे पास 9.99 पड़ा है, तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे और टोटल कॉस्ट में टोटल वैल्यू इन दोनों के एडिशन की स्टोर हो जाएगी। इसी तरह ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक आइटम प्राइसेस की लिस्ट में लास्ट एलिमेंट रीच ना हो जाए। मतलब 5.49 जब रीच हो जाएगा, उसके बाद जब ये लूप दोबारा चलेगी तो हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि लास्ट आइटम रीच हो चुका है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि यस लास्ट आइटम हैज रीच्ड, सो द लूप विल एग्जिट। ठीक है, लूप हमारे पास मजीद रन नहीं होगी और कंट्रोल हमारे पास सीधा इधर आ जाएगा। ठीक है, लूप के बाहर। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स, और फिर टोटल कॉस्ट में जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें आपके पास आउटपुट आ गया है, टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स 67.72। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप अपने कैलकुलेटर से मैनुअली इन वैल्यूज को ऐड कर दे तो आपके पास तब भी सेम वैल्यू आएगी। लास्ट में एक असाइनमेंट है आपके लिए। इसके लिए आपने क्या करना है कि यूजर से एक वर्ड लेना है, आप एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, उसमें आप क्या स्टोर करेंगे, उसमें आप स्टोर करेंगे कोई भी वर्ड जिसमें आपने वॉवल्स के नंबर काउंट करने हैं। ठीक है, वो वर्ड आप यहाँ पे स्टोर करेंगे उस वेरिएबल में। इसको मैं एक टेक्स्ट सेल में लिख लेती हूँ क्योंकि ये कोड में मुझे एरर दे रहा है। सबसे आप पहले आप एक वेरिएबल लेंगे, उसको आप एक वर्ड असाइन करेंगे, एक वैल्यू असाइन करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक दूसरा वेरिएबल लेंगे जिसको आप काउंट का नाम देंगे। मतलब उसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट होके आते जाएंगे। इसको आप इनिशियली जो है वो 0 लेंगे। उसके बाद आपने फॉर लूप लगानी है। फॉर यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल x ले लें, फॉर x इन वेरिएबल। यहाँ पे अब मेरे पास सीक्वेंस क्या है, वो एक वेरिएबल है फॉर x इन वेरिएबल, और ये x जो है ये वो वाला वेरिएबल है जो हम फॉर क्लॉज में यूज कर रहे होते हैं। वेरिएबल में क्या है मेरे पास, यहाँ पे इंटरनली वो वर्ड आता जाएगा जिसमें हम वॉवल्स को काउंट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे इफ, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वॉवल है या नहीं, तो उसके लिए आप कंडीशन लगाएंगे कि इफ x जो है वो वेरिएबल से वैल्यू लेता जाएगा। इफ x इक्वल्स इन्वर्टेड कॉमास AIOU। ठीक है, कि अगर x इन चारों में से AE भी लिख रहे हैं आप, अगर x इन चारों में से किसी एक की भी इक्वल है तो फिर आप क्या करें, यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको दोबारा से थोड़ा सा इंटेंड करेंगे, काउंट प्लस इक्वल्स 1। ठीक है, और इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट में 0 है इनिशियली तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, जब काउंट में 1 आ जाएगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रिंट करना है प्रिंट काउंट। इसको मैं ऐसी रफ में आपके लिए लिख रही हूँ। जब आप काउंट को प्रिंट करेंगे तो काउंट में जो लास्ट वैल्यू स्टोर हुई होगी तो वो आपके पास प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, इसको आप खुद ही ट्राई कर लें।